हेलो बच्चों, ये हमारे पास जो पेपर है बेटा, ये है हमारे पास 2025 केमिस्ट्री का सेट 4। और इस पेपर का प्रेडिक्शन ये है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से ही आए हैं। तो जिन बच्चों को एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है या फिर क्या है अपनी नोट्स क्लास के पढ़ रखे हैं या फिर जो भी जहाँ पर भी मतलब आपने नॉर्मल सा पढ़ रखा है ना, तो ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद है। तो इसमें हम देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक रिएक्शन हो रही है इसमें कॉपर आयंस कॉपर में चेंज हो रहे हैं और जिंक के एटम जिंक आयन में चेंज हो रहे हैं। ई नॉट सेल हमें दे रखा है 1.28 वोल्ट और ये कह रहा है एज द रिएक्शन प्रोग्रेस व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द सेल। देखो, जैसे जैसे इसमें रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी जिंक आयन की कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी, जिससे वोल्टेज भी बेटा क्या हो जाएगा, जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वोल्टेज इसका घटेगा। तो आंसर इसका बी होगा बेटा, इट विल डिक्रीज एज Zn2 प्लस आयन इंक्रीज। ठीक है, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है खुद से करो भाई। ठीक है, खुद से क्या करेंगे कि आउट ऑफ इनमें से सब में से भैया कौन सा कलरलेस है, तो वो कलरलेस होगा जिसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे स्कैंडियम जो होता है उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि स्कैंडियम का होता है लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 4s के भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3d1 के भी लूज कर दिए, बचा क्या 3p6, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें बेटा ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि खुद से बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। खुद से करके देखो भैया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कौन देता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देते हैं एमाइड, और एमाइड कौन है इसमें, थर्ड वाला, क्योंकि जिसमें CONH2 ग्रुप होता है वो एमाइड होता है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखिए, ये एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लो, हावर्थ स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, वो कह रहा है हावर्थ स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें एनोमेरिक कार्बन बता दो। भैया एनोमेरिक कार्बन पहले पढ़ लो, एलोमेरिक कार्बन क्या होता है, ग्लूकोज का वो कार्बन जिस पर क्या है H और OH की पोजीशन चेंज होती है, जिससे वो अल्फ़ा बीटा बन जाती है, कोई अल्फ़ा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज, तो वो बेटा पहला कार्बन होता है, ये जो लिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला कार्बन इस पर ही क्या है, यदि मैंने OH और H की पोजीशन चेंज कर दी तो उससे बन जाएगा मेरे पास क्या, एक अल्फ़ा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। तो आंसर विल बी ए। उसके बाद 5 वाले को खुद से कर लो, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH खुद से करो भाई। ठीक है, कुछ अच्छे से पढ़ लो भैया। हेनरी लॉ कांस्टेंट जो KH है उसकी वैल्यू जो है किस पर डिपेंड करती है, यदि उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी कम होगी, और यदि उसकी वैल्यू कम है तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। अब वो कह रहा है इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि P = KHX होता है। यदि हमारे पास क्या होगा, KH की वैल्यू हो जाएगी P/X, तो यानी इसका मतलब है यदि X ज़्यादा है तो KH कम, और यदि KH ज़्यादा है तो X कम। X सॉलिबिलिटी है। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, भैया इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पहले पढ़ लो डी ब्लॉक में से अच्छे से। जैसे लेंथेनम जो है, La इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, जो La है वो ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, सही बात है ये। ZR एंड HF है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ये भी सही बात है। आयनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम La2, ये भी सही बात है। और लेंथेनॉइड आर रेडियो एक्टिव नहीं, यही गलत बात है, इसमें लेंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं होते, एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 7। देखो ये इसमें क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से ही है ना। तो जैसे ये कह रहा है आउट ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन द मॉलिक्यूल विच इज कायरल। कायरल क्या होता है, जिसके ऐसा कार्बन एटम जिसके चारों तरफ क्या है डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसे कायरल कहते हैं। तो इसमें बेटा आएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना लेंगे तो हमें दिखेगा कि एक कार्बन की तरफ एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक CH2 CH3 है, एक CH3 है, यानी चारों ग्रुप अलग अलग हैं। बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, खुद से करो भाई। कि एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl तो N2Cl बन जाएगा, और N2Cl की रिएक्शन हमने क्या है C2H5OH यानी अल्कोहल के साथ करा दी तो बन जाए सिंपल क्या बनता है, बेंजीन बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट में चले जाइए, और डाइजोनियम सॉल्ट जो एमीन का पोर्शन होता है डाइजोनियम सॉल्ट, वहाँ पे आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, और अच्छे से इसको हम पढ़ लेंगे।
देखो 9th वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। इसमें आप KMnO4 में चले जाओ, KMnO4 को पढ़ो और वहाँ पे क्या है, रिएक्शन लिख रही है फ्रेंडली एल्केलाइन मीडियम में। तो क्या काम करता है, I माइनस को किस में कन्वर्ट कर देता है, IO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है। बस इसमें ये लिखना है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, ये बिल्कुल आसान है। हेलो एल्केन से क्वेश्चन है। हेलो एल्केन में भी क्या है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड में DDT पढ़ लेना, और DDT होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन हो गया बेटा मेरे पास ये 11th। देखो 11th क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 टू MnO। देखो सिंपल है, MnO4 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +7, Mn2 की +2 है, तो कितना आ गया 5 फेराडे। दोनों का डिफरेंस लिख दो 5 फेराडे। 12 वाला क्वेश्चन बेटा, एल्कीन आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO फॉर द फर्स्ट स्टेप। बेटा सिंपल है, आप क्या है, एल्कोहल फिनॉल में चले जाइए, वहाँ पर आपका एल्कोहल से एल्कीन बनाने का डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन की पहली मैकेनिज्म में लिख रही है भैया प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। मैकेनिज्म 3 प्रकार की, इसके अंदर पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर भैया कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और फिर होता है डीप्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप वो कह रहा है प्रोटोनेशन। देखो कैसा क्वेश्चन बना, आसान है, ठीक है, करने वाले के लिए कुछ बहुत आसान है। 13 क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl गिव्स H2। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, असर्शन सही है। NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो H2 गैस मिलती है कैथोड पर, Cl2 गैस एनोड पर, ठीक है। और रीजन में क्या कह रहा है, क्लोरीन इज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात गलत है बेटा, यानी असर्शन ठीक है और रीजन इसका गलत है। जब असर्शन ठीक है और रीजन गलत है तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, C। क्यूप्रस सॉल्ट आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्यूप्रस सॉल्ट जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक है। क्यूप्रस का मतलब है Cu+, क्यूप्रिक का मतलब होता है Cu2+। तो ये क्यूप्रस है, तो क्यूप्रस में क्या हो जाएगा, जब, क्योंकि हमें पता है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया 3d10, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इसका मतलब है इसका पहला भी आंसर सही, मतलब असर्शन भी सही और रीजन भी सही। असर्शन भी सही है बेटा, रीजन भी सही है, ठीक है। तो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। 15 क्वेश्चन पे आ जाइए, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। गलत बात है, क्योंकि क्लोराइड का मास होता है कम और ब्रोमाइड का मास होता है ज़्यादा, और मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वो कह रहा है CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन CBr बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास असर्शन तो है इसमें बेटा गलत, और रीजन इसमें कैसा है बेटा, सही है। रीजन इसमें सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें D। एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। ये बात बिल्कुल सही है, एसिटानिलाइड जो होता है, एनिलीन में चले जाइए, उसमें एमीन में चले जाइए, वहाँ पर एसिटानिलाइड की स्ट्रक्चर बनी हुई है, एनिलीन की स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो वहाँ से समझ लेंगे कि भैया एसिटानिलाइड के जो एसिटानिलाइड होता है बेंजीन के ऊपर CONH2, और एनिलीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। तो यहाँ से हम सिंपल समझ लेंगे कि एनिलीन के जो एसिटानिलाइड में जो नाइट्रोजन के वो है लोन पेयर, अच्छा एसिटानिलाइड में होता है बेटा NHCO NH2 होता है, नहीं H हटकर CONH2 आ जाता है एसिटानिलाइड में। एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन, यानी एनिलीन तो हो गया बेंजीन के ऊपर NH2 हो गया, और एसिटानिलाइड हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा बेटा आपका NH, और साइड में आ जाएगा COCH3 आएगा। हाँ, तो उस ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो CO है ना, जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो CO की तरफ चले जाएंगे, तो लेस बेसिक हो जाएगा। ये दोनों सही हैं, तो इसके अंदर भी ऑप्शन बेटा आ जाएगा हमारे पास A ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बेटा। 17 क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी अच्छे से पढ़ लेंगे बस। 17 क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर है कि रिएक्टेंट A है, अंडर वेंट एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द कंसंट्रेशन A मेजर्ड पीरियडिकली एंड रिकॉर्डेड इन द टेबल। देखो जब टाइम 0 था तब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, फिर थोड़ा टाइम हो गया, फिर घट गई, आधी घट गई, फिर और घट गई, फिर और घट गई, तो धीरे धीरे आधी आधी होती चली जा रही है। तो इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट, तो इसका मतलब है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में रिएक्टेंट हमें A दे रखा है, तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K A⁴ ठीक है। इसका और में दे रखा है द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2 वाज कैरिड आउट इन द सील्ड आइसोथर्मल कंटेनर, द रेट लॉ वाज फाउंड टू बी, ठीक है। अब वो कह रहा है रेट लॉ
was found to be this: if 1 mole of H2 was added to the reaction chamber and the temperature was kept constant, then predict the change in the rate of reaction। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बेटा रहेगा इसका क्या, डिक्रीज हो जाएगा, और रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। तो ये 17 है ना क्वेश्चन, तो ये 17 है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा, अच्छा इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट कांस्टेंट रहेगा सेम। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा होगा इंक्रीज और रेट कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर सेम, ये हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है PtCl4 2KCl डज नॉट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद AgCl, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ IUPAC नेम। देखो वाइट प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है, डज नॉट गिव, इसका मतलब है सिंपल सारे के सारे Cl इसके अंदर लिगेंड की तरह बड़े ब्रैकेट में है। तो इसको फॉर्मूला लिख देंगे बड़े ब्रैकेट में Pt, पहले लिखेंगे बाहर में K2 और फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर Pt, फिर Cl6 लिख देंगे। सारे के सारे Cl अंदर लेने हैं आपको, पूरे के पूरे, जो कि 2 Cl KCl में है और 4 Cl PtCl4 में है, सारे के सारे अंदर लेने। तो अंदर लेने के बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा बड़े ब्रैकेट के बाहर K2, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद Pt, फिर Cl6। तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, प्लेटिनेट फोर्थ, प्लेटिनेट फोर्थ हो जाएगा। तो इसको अच्छे से कर लेंगे। डिफाइन फ्यूल सेल, ये अच्छे से फ्यूल सेल याद कर लेना। और जो 20 वाला क्वेश्चन है ना बेटा, 20 वाला ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, NCERT के अंदर गिवन है। इसमें क्या है, ये वाला जो CO है, ये जो वाला C और डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आ जाएगा। जो ये डबल बॉन्ड O है ना, इसकी जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, बस रिडक्शन हो जाएगा इसका। ये रिएक्शन भी NCERT की है। एल्कोहल जब आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, तो वहाँ पे लिखा हुआ है टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल की रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कर लेना, एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड बन जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय एसेंशियल अमीनो एसिड को पढ़ लेना। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमें डाइट से मिलते हैं, ठीक है ना। और वाई आर अमीनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर, अमीनो एसिड को जब वाटर में डालते हैं तो बेटा वो क्या है हमारे पास, ड्यूट्रायन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है। आगे बढ़ेंगे, आसान है क्वेश्चन, ये थ्योरी से ही आया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है। 22 में हमसे पूछा है एलाइलिक क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर इजीली देन नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। बता देना एलाइलिक क्लोराइड में रेजोनेंस होता है और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस। आइसोसाइनाइड आर फॉर्म्ड व्हेन द एल्काइल हाइड्राइड ट्रीटेड विद द सिल्वर साइनाइड, क्योंकि सिल्वर साइनाइड होता है हमारे पास कोवेलेंट, इतना लिख देना। मिथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट फास्टर विद OH SN2 रिएक्शन देन नॉर्मल टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड में क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बेटा, ऐसे लिख देना ना। बिल्कुल आसान है सब कुछ, ठीक है। कंप्लीट कर दो। जैसे फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा हमारे पास, पर इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दो, फिर उसके बाद एक्वस KOH के साथ, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे तो डबल बॉन्ड हटेगा, जो CH है उससे H जुड़ जाएगा, जो CH2 है उससे Br जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद एक्वस KOH साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br के स्थान पर OH आ जाएगा और सिंपल हमारा बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। तो 1 ब्रो पहले बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, फिर बनेगा प्रोपेन 1 ऑल। और नेक्स्ट वाले में एल्कोहलिक KOH साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले बनेगा ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 1 इन को मेजर प्रोडक्ट, ब्यूट 2 इन को मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। फिर HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसके अंदर क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगी तो कहीं भी क्या जोड़ देंगे हम, अपने Br को जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंपल इसमें यही होगा, पहले Cl हटेगा इसके अंदर और फिर बाद में Br वहीं पे जुड़ जाएगा, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में एक ही रिएक्शन Mg के साथ करा दो भैया, ठीक है। CH3 CH2 MgCl बन जाएगा। तो हमने रिएक्शन करा दी CH3 CH2 Cl, तो एक ही जगह आ जाएगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। और फिर H2O के साथ रिएक्शन कर जाएंगे तो फिर बन जाएगा बेटा हमारा CH3 CH3, ठीक है। क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या है, एल्कीन बनाता है। तो पहले एक ही जगह आ जाएगा CH3 CH2 Cl और फिर उसके बाद H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमको, ये सिंपल रिएक्शन है। हेलो एल्केन की रिएक्शन Mg के साथ कराई, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बना, उसको वाटर में डालेंगे तो एल्केन बनेगा। ये खुद से कर लो 23 वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन से आया है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग आर नॉट अपॉन ऑक्सीडाइज मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस की।
सिंपल अपना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसमें आप क्या काम कर लोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। और ई नॉट सेल हमें दे रखा है बेटा, मतलब निकिल का वो दे रखा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर लेंगे तो कैथोड हमारा हो जाएगा निकिल और एनोड हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। तो हम कर देंगे माइनस के 0.25 माइनस का और माइनस का 1.6, तो प्लस का हो जाएगा 1.66 में से घटा देंगे 0.25, जो भी आएगा वो ई नॉट सेल आ जाएगा। 0.0591 अपॉन एन की जगह लग देंगे हम बेटा, इसका 2 है इसका 3 है तो इसमें 6 आ जाएगा। और लॉग ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्युमिनियम का, तो ऊपर लिखेंगे 0.01, ठीक है। और उसकी पावर 2 कर देंगे और नीचे 0.1 की पावर 3 कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन बेटा लगाना सीखो, इसके अच्छे से क्वेश्चन कर लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसमें कह रहा है वाट विद द सेम डी ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन Mn3 इज ऑक्सीडाइजिंग और Cr2+ इज रिड्यूसिंग, मतलब दोनों का D4 कॉन्फिगरेशन है लेकिन एक ऑक्सीडाइजिंग है एक रिड्यूसिंग, क्योंकि एक की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग है तो रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे का रिड्यूसिंग है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्योंकि Mn3 कम स्टेबल होता है तो वो D5 में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr2+ ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो Cr2+ कम स्टेबल होता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास Cr2+ आयन इज रिड्यूसिंग है तो ऑक्सीडाइज हो जाता, तो Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा D3 में, इसका D3 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो लिख देंगे Mn3+ का तो Mn2 ज़्यादा स्टेबल होता है, D5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cr2+ का Cr3+ ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो D3 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका D3 ज़्यादा स्टेबल है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज एलिमेंट टू एलिमेंट ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका कारण है 5f ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग, ठीक है। 5f ऑर्बिटल पुअर शिल्डिंग करता है, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसके अंदर, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल आर फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है इंटरस्टिशियल कंपाउंड से SCBN, ठीक है। क्योंकि क्या होता है SCBN जो है वो स्मॉल एटम्स हैं, वो इसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर क्या है ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, देखो 25 वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपना थोड़ा ध्यान से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन NaOH का मेड इट्स मोलर मास हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर 25 ग्राम पर मोल, और कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, यानी हमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो आई निकालना होगा। तो आई के लिए क्या है, हम फॉर्मूला लगाएंगे एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास NaOH का होता है बेटा 40 और एबनॉर्मल दे रखा है 25, 40/25 करेंगे तो इसका आंसर कुछ समथिंग आ जाएगा 1.6, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे कैलकुलेट द परसेंटेज अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है बेटा, क्योंकि परसेंटेज इसमें क्या है हमसे क्या पूछ रहा है, डिसोसिएशन पूछ रहा है, तो आई का फॉर्मूला आई इक्वल टू होता है 1+ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा I-1, और आई हमारे पास आ गया 1.6 और उसमें से 1 घटा देंगे तो 0.6 आ जाएगा। और 0.6 में जब आप क्या है मल्टीप्लाई 100 की करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा 60% डिसोसिएशन हो जाएगा बेटा, है ना। कर लेना। तो सबसे पहले आई लगाना है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। नॉर्मल मोलर मास NaOH का 40 है, एब नॉर्मल 25 दे रखा है, 40/25 का वैल्यू आ जाएगी 1.6, 25 से कम 25 हो जाएगा, फिर उसका 25 के 150 15 बच जाएंगे ना। तो 1.6 वहाँ से फॉर्मूला लगाना अल्फ़ा का, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आई का या अल्फ़ा का कोई भी लगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1+ अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा निकाल लेंगे I-1, तो आई की वैल्यू 1.6 से 1 घटा देंगे तो 0.6 है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 60% डिसोसिएशन। ये बेटा आ रहा है एमीन से क्वेश्चन है, खुद से कर लो भैया, खुद से करो, खुद से ट्राई करो, सीधे सीधे क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5 वाला ए, ठीक है। वहीं पर दे रखे हैं सारे क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना इसका कि भैया पी के भी वैल्यू कैसे अरेंज करें और बॉइलिंग पॉइंट को कैसे अरेंज करें या सॉलिबिलिटी को। 27 वाले क्वेश्चन को देखो अच्छे से। ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है भैया। 2,4 DNP टेस्ट देता है, येलो प्रेसिपिटेट भी बनाता है कंपाउंड बी के साथ। तो देखो 2,4 DNP टेस्ट देता है तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। येलो प्रेसिपिटेट बनाना है तो या ये भी एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन वो जिसमें CO से जुड़ा हो CH3, ठीक है। कंपाउंडेड डज नॉट टॉलरेंस, अब टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा, फेलिंग नहीं दे रहा, तो सिंपल सीधी सी बात है भाई, ये वो थोड़ी है, एल्डिहाइड तो है ही नहीं। जब एल्डिहाइड नहीं है
और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड C बनेगा। ठीक है भैया, तो इसमें क्या हो रहा है, तो ड्रास्टिक में तो KMnO4 के साथ कीटोन ही कराते हैं। तो सिंपल सा इसका सारी चीज़ों को पढ़ा के हमें ये पता चला कि भैया इसकी स्ट्रक्चर पहले तो बेंजीन रिंग बनाना है और फिर बेंजीन रिंग के ऊपर लगाना है COCH3, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 लगाना है। ठीक है, तो ये ऐसे केस में हमारे पास 6 कार्बन हो गए, 8 हो गए हाइड्रोजन हो गए, है ना, और भैया 1 हो गई ऑक्सीजन, हो गया काम। ठीक है, हाइड्रोजन भी 8 हो गए, तो इसका हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3। ठीक है, यानी एसीटोफिनॉन। अब इनकी सबकी रिएक्शन खुद से करके दिखा देना जैसे जैसे वो कह रहा है, DNP के साथ ड्रास्टिक कंडीशन में कार्बोक्सिल सब। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ए तो हो जाएगा बेटा हमारा क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3। ठीक है, अब बी को सुन लो क्या हो जाएगा, वो कह रहा है इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइपो। ठीक है, कंपाउंड बी बन गया इसके अंदर CHI3 प्लस बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा COONA, और उसके बाद ऑक्सीडेशन करवाया तो कंपाउंड C बनेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर बन जाएगा COOH। हो गया आंसर। 28 वाला क्वेश्चन देख लो, ये करा कैन सोडियम इथॉक्साइड एंड टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बी यूज्ड द प्रिपरेशन ऑफ टार्ट ब्यूटाइल ईथर। ना भैया ना, ना भैया ना, ऐसा कुछ ना होगा, ऐसा कुछ ना होगा। ये ईथर में जाओ और ईथर में जाकर इसे अच्छे से पढ़ लो, ये ऐसा ना होगा। इसे ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सोडियम इथॉक्साइड जो है जब रिएक्शन करवाओगे टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड के तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, वहाँ से इसे पढ़ लेना ईथर में जाकर। ठीक है, तो एल्कीन बन रही होगी और वहाँ से रीजन लिख रहा होगा उसके नीचे कि सोडियम इथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो एलिमिनेशन कर देता है। ठीक है, IUPAC नेम बताना है भैया, देखियो कैसे बनाएंगे इसका, ही IUPAC नेम बता देना। ठीक है, अच्छे से पढ़ गए इधर से। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 है भैया हमारा, ओ स्टडी करनी है केयरफुली। ठीक है भैया, केयरफुली स्टडी कर लेना। लो भैया केयरफुली स्टडी कर लेना। हम गिव वन एग्जांपल ऑफ मिसिबल लिक्विड पेयर विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक मिसिबल पेयर बतानी है जो नेगेटिव डेविएशंस करते हैं राउल्ट्स लॉ से। भैया कंसनट्रेटेड HNO3 और H2O, पानी में HNO3 मिला दो, दोनों घुल जाते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। राउल्ट लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, स्टेट द राउल्ट्स लॉ। भैया राउल्ट लॉ लिख देना, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। राउल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउल्ट लॉ एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ है क्योंकि दोनों में ही पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट टू करेक्टर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं, जिसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसमें एंथैल्पी बढ़ जाती है, जिसमें सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिखना है आपको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें सेम रहता है, लिख दो 2 3 4 जो भी है। लो भैया अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन, आ गया बायोमॉलिक्यूल से। लो भैया बड़ा टफ क्वेश्चन आया है बायोमॉलिक्यूल से, सीधा सीधा है। व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड व्हेन DNA इज हाइड्रोलाइज। भैया DNA को तोड़ो क्या बनेगा, एक तो डीऑक्सी 2 डीऑक्सी राइबोज, बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर बनेगी यानी पेंटोज शुगर बनेगी, एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप बनेगा, एक नाइट्रोजिनस बेस बनेगा, खत्म। डिफरेंस बिटवीन RNA विद रेस्पेक्ट। भैया DNA डबल हेलिक्स, RNA सिंगल हेलिक्स, खुद से कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड भैया क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या, बहुत ही टफ क्वेश्चन आया है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया भैया तीनों चीज़ हैं, पेंटोज शुगर भी है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप भी है, न्यूक्लियो और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस भी है। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है अपना नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप नहीं होता। 2 फंक्शन बताना है न्यूक्लिक एसिड के, इंपॉर्टेंट फंक्शन भैया खुद बता देना। प्रोटीन सिंथेसिस करता है और हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। नेम द लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है भैया DNA RNA में, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। ठीक है ना, और नेम द बेस दैट फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड RNA बट नॉट इन DNA। भैया यूरेसिल होता है, RNA में यूरेसिल होता है, ठीक है, और DNA में होता है थायमीन। बड़े टफ क्वेश्चन है भाई, नहीं हो पाएंगे। 31 वाले क्वेश्चन को देख लो भाई, 31 वाले क्वेश्चन को देख लो, बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है,
टफ इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और वो हमने पढ़ी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी के अंदर आप चले जाइए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में और सीधे सीधे क्वेश्चन को वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या काम करना है आपको, जो लास्ट वाला NH2 लिखा हुआ है वहाँ से H2 हटाना है और यहाँ से हटाना है O, दोनों को हटाकर क्या है डबल बॉन्ड के द्वारा N को जोड़ देना है। तो पहले रिंग बनाना है, फिर डबल बॉन्ड, फिर N, फिर NH, फिर CONH2। इस वाले में क्या काम करना है, Cl की जगह CH3 को ऐड करना है। इस वाले में बन जाएगा 2CH3 COCH3 प्लस CdCl2। ये रोजनमुंड रिडक्शन है, इसमें COCl की जगह CHO आ जाएगा। सिंपल टेस्ट देना भैया, टेस्ट देना, टेस्ट भी याद कर लेना यदि टेस्ट याद है। ये हमारा इथाइल बेंजोएट और बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में जब NaHCO3 डालेंगे, यानी हम डालेंगे बेकिंग सोडा, तो वहाँ से बनेगी CO2 गैस निकलेगी। यहाँ से CO2 गैस, बेंजोइक एसिड में CO2 गैस बनेगी क्या डालने पर, NaHCO3, जबकि इथाइल एसीटेट में नहीं बनेगी। प्रोपेनल और प्रोपेन ऑन, तो प्रोपेनल में क्या है टॉप हेलिंग टेस्ट देगा, प्रोपेन ऑन नहीं देगा। कर लेना भाई, बहुत टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होंगे नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ हैं, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं तो कहाँ से हो जाएंगे। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन वो है जिनका बहुत जो डायरेक्ट दे हुए हैं, मैं टफ तो वैसे ही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका और भी कर लो। इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें COOH आ जाएगा लास्ट में, बस कुछ नहीं करना, ये सीधा प्रिपरेशन मेथड दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस वाले में क्या काम करना है, इस वाले में थोड़ा सा हमें क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका ओजोनोलाइसिस करना पड़ेगा और ओजोनोलाइसिस के बाद एल्कोहल बनेगी और एल्कोहल का फिर बेटा हमें कराना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा दोगे तो फिर बन जाएगा इसके अंदर हमारा, पहले हमें इस, हाँ इसके अंदर हमारा नहीं नहीं, पहले हमें इसका करना है बेटा वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडेशन फिर एल्कोहल बनेगी, प्राइमरी एल्कोहल, बाद में उसका ऑक्सीडेशन करा देना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस वाले में टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस टेस्ट है, जो CHO है, CHO की जगह COO माइनस आ जाएगा। अच्छे से पढ़ लोगे तो NCERT के अंदर दिया हुआ है ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, ये तीनों NCERT के क्वेश्चन है। और कहाँ पर मिलेंगे, ये है बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, पढ़ लेना वहाँ पर जाकर। अब आगा कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, भैया बेंजल्डिहाइड से बनाना है बेंजोफिनॉन, यानी बेंजल्डिहाइड से बनाना है बेंजोफिनॉन, यानी बेंजीन के ऊपर COOH है, वो CHO है, और उसको कन्वर्ट करना है बेंजीन के ऊपर COCH3 में। तो सीधा है हमें इसमें लगाना पड़ेगा भैया COCH3, नहीं बेंजोफिनॉन बनाना है ना, तो बेंजीन बनानी है, उसके ऊपर CO बनाना है और साइड में फिर एक बेंजीन और बनानी है, यानी बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन के ऊपर CHO से बनाना है, बीच में CO और दोनों तरफ बेंजीन, यानी बेंजोफिनॉन। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को कर दो बेटा ऑक्सीडेशन, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, फिर उसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो बेंजीन के ऊपर COCl आ जाएगा, फिर उसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ करा दो NHCl की प्रेजेंस में, तो बेंजोफिनॉन बन जाएगा। कर लेना जो मैंने बोला है। बेंजल्डिहाइड से बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, तो बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है अब की बार हमारे पास 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल 3 फिनाइल बनाना है प्रोपेनॉल। तो बेटा इसमें हमें करना है, इसमें हमें करना होगा कि सबसे पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं बेंजल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेनॉल कैसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, ये बेंजल्डिहाइड का 31 का सेकंड, 31 का सेकंड। देखो ये तो मैंने बता ही दिया, ये तो आपको कैसे करना है, ये तो पहले CHO फिर उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो C से डबल आ जाएगा, फिर SOCH3 कराएंगे तो COCl आ जाएगा, फिर बेंजीन रिंग के साथ, ये तो हो गया। इसमें CH3 CH तो इसमें करा देंगे, सबसे पहले क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डो फिर उसके बाद क्या कराना है सिंपल हमें रिडक्शन, तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन और बाद में रिडक्शन करा देना बेटा, बाद में करा देना इसका रिडक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा, बड़ी आसान था, ठीक है, और बड़ा आसान था भैया, मैं भी कंफ्यूज कर दिया, तो इसका मतलब थोड़ा सा और मान लेंगे टफ, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, लेकिन क्या था मुझे जल्दी करना है क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन थोड़ा टाइम लगता। अब 32 वाला क्वेश्चन है, ये सब
एल्डिहाइड की किससे आया बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि ये डायमैग्नेटिक है और दूसरा वाला पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि पहले वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। दूसरा वाला वीक फील्ड लिगेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। COG स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देन NH3, क्योंकि CO देता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ट्रांस आइसोमर्स कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो ट्रांस होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बनाते, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार आपको बताना है कि राइट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3+ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये थोड़ा बेटा टफ है, ये थोड़ा टफ है कि इसमें Fe3+ आयन में क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या बताने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर दिए। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 2 S से गया, एक हमारे पास D से गया, तो D में बचे 5 इलेक्ट्रॉन। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 ऑर्बिटल में, तो 1 अनपेयर्ड आएगा। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में 5 अनपेयर्ड आएंगे, यानी स्ट्रॉन्ग के में 1 अनपेयर्ड और वीक के में 5 अनपेयर्ड लिखें। ठीक है, ये हमें कर लेना है। अब इसका भी है, ये भी आपको आइसोमेरिज्म बतानी है भैया। पहले वाले में तो कोऑर्डिनेशन है, दूसरे वाले में ऑप्टिकल है, और तीसरे वाले में हमारे पास लिंकेज है, क्योंकि इसमें NO2 आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाउ डज स्ट्रेंथ ऑफ इन्फ्लुएंस स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो, वीक फील्ड लिगेंड लो CFSC होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है हाई CFSC। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब आ जाइए 33 क्वेश्चन है। 33 में इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखी है बेटा। सीधा सीधा कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट निकालना है। फॉर्मूला लगा देना K = 2.303/T log R0/R। ठीक है, अब हमें सब कुछ दे रखा है, K निकालना है, टाइम हमें दे रखा है, तो K = 2.303/T। T कितना दे रखा है हमें बेटा, कितना, 60 मिनट। और log R0 की वैल्यू दे रखी है 1.2 × 10⁻², और R की वैल्यू दे रखी है 0.2 × 10 वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये सीधा हमें फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लगानी है और आंसर हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, काउंट द फॉलोइंग। वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है। पहली बात, बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बिकम काइनेटिकल। देखो, एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है लेकिन काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि उसमें एक रिएजेंट एक्सेस में होता है जिसकी कंसंट्रेशन समय के अनुसार ज़्यादा चेंज नहीं होती है। इसका भी है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल। रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का डबल हो गया जब 10 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन, उसमें 10 इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन बढ़ा दिया 290। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला लगा देना log K2/K1 बराबर EA/2.303 R। ठीक है, 2.303 R और ब्रैकेट में T2 - T1/T1 T2, ये वाला फॉर्मूला लगा देना और इसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, रेट कांस्टेंट वो कह रहा है डबल हो रहा है, तो क्या करना है, log K2 की जगह 2K1 और नीचे K1 = EA/2.303 R की वैल्यू 8.314। T2 की जगह लिखना है हमें 308 - 298 और डिवाइड बाई 308 × 298, तो ये कैलकुलेट हो जाएगी। अब आगे हमारे पास 4R रिएक्शन। एक हमारी रिएक्शन दे रखी है बेटा, उसकी हमें मैकेनिज्म दे रखी है। पहला स्टेप स्लो, दूसरा फास्ट है। स्लो स्टेप ऑर्डर बताता है। ठीक है, तो इसका रेट और लॉ लिखना है। अब रेट लॉ कैसे लिखें, रेट = K। तो एक स्लो स्टेप वाला, स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनको लिख दो, तो रेट = K, एक ब्रैकेट में H2O2, एक ब्रैकेट में I-, पहले वाले स्टेप वाला। और राइट द ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा बेटा इसका 2 और मॉलिकुलरिटी हो जाएगी इसकी 2, क्योंकि ऑर्डर में क्या होता है, H2O2 लेना, I भी लेना है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो NCERT से नहीं थे। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन NCERT से हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम पेपर देखेंगे